क्या आप जानते हैं एंडोमेट्रियोसिस की वजह से दुनिया भर में 10 में से एक फीमेल अफेक्ट होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एंड एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 42 मिलियन एंड वर्ल्ड वाइड लगभग 247 मिलियन वुमेन एंडोमेट्रियोसिस से अफेक्टेड हैं। तो अगर आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वार्म ग्रीटिंग्स, आई एम डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस के क्या कॉजेज होते हैं, इसकी वजह से क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं एंड एंडोमेट्रियोसिस के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? यूट्रस यानी कि वूम्ब की इनर लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं, और जब ये एंडोमेट्रियम जैसा टिश्यू यूट्रस के बाहर लोकेट होता है तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। वैसे तो एंडोमेट्रियोसिस बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये लोअर एब्डोमेन पेल्विस में ही सबसे ज़्यादा होता है और इसकी वजह से ट्यूब्स एंड ओवरीज अफेक्ट होती हैं। अब हम जानते हैं एंडोमेट्रियोसिस के क्या कारण हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के कॉजेज को एक्सप्लेन करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल ब्लड वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, लेकिन रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल ब्लड जिसमें कि एंडोमेट्रियल सेल्स होती हैं वो फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ वापस पेल्विक कैविटी में चला जाता है एंड एंडोमेट्रियल सेल्स वहां पर इम्प्लांट होकर ग्रो करना शुरू कर देती हैं, और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। दूसरा कारण जो हो सकता है वो है सेलुलर मेटाप्लेजिया। व्हाट इज सेलुलर मेटाप्लेजिया? When one cell form another cell। जब यूट्रस के बाहर वाली सेल्स एंडोमेट्रियल सेल्स जैसी दिखना शुरू हो जाती हैं, ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंड तीसरा कारण है स्टेम सेल। स्टेम सेल की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है, जो कि बॉडी में ब्लड एंड लिम्फेटिक चैनल के थ्रू स्प्रेड हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस में जेनेटिक्स भी रोल प्ले करती है। अगर आपकी मदर या किसी रिलेटिव को एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको भी एंडोमेट्रियोसिस होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। अभी तक हमने एंडोमेट्रियोसिस के कॉजेज को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से क्या सिम्टम्स और क्या साइंस हो सकते हैं। Pain is the most common symptom of endometriosis. Women can experience lower abdomen pain, pelvic pain, pain during menses means dysmenorrhea, dyspareunia, pain during intercourse, pain during bowel movement, dyschezia, even pain during urination. एंड पेन का सिवियरिटी हर वुमेन में अलग हो सकता है, एंड पेन की सिवियरिटी से हम डिजीज के एक्सटेंट को भी कोरिलेट नहीं कर सकते। पेन के अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, इसके अलावा ब्लोटिंग, फैटीग, डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग, कुछ लेडीज़ को कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या फिर ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स, ये सब भी एंडोमेट्रियोसिस में देखा गया है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप देर ना करें और अपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर मिलें। एंडोमेट्रियोसिस को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? सबसे पहले तो आपके डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेंगे रिगार्डिंग पेल्विक पेन, रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स एंड फर्टिलिटी इश्यूज। इसके अलावा पेल्विक एग्जामिनेशन की मदद से भी एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज किया जा सकता है। कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जिससे कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट को डायग्नोज किया जा सकता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड एंड MRI। लेप्रोस्कोपी एक बहुत ही रिलायबल मेथड है एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करने के लिए। लेप्रोस्कोप की मदद से आपके डॉक्टर पेल्विक कैविटी को इंस्पेक्ट करेंगे, और जिसकी मदद से एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स, चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियल सिस्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और साथ ही साथ इनका ट्रीटमेंट यानी कि इनको रिमूव भी किया जा सकता है। अभी तक हमने एंडोमेट्रियोसिस के कॉजेज को डिस्कस किया कि इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सिम्टम रिलीफ यानी कि पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट के लिए सिंपल ड्रग्स जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल
एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, आइब्यूप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड, नेप्रोक्सन लिया जा सकता है, लेकिन ये मेडिसिन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लें, क्योंकि इनको लंबे वक्त तक लेने की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे हार्मोन थेरेपी की। हार्मोन थेरेपी की मदद से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम किया जा सकता है और जिसकी मदद से एंडोमेट्रियोसिस को सप्रेस किया जा सकता है। हार्मोन थेरेपी में भी बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स एंड हार्मोन कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, हार्मोन शॉट्स जैसे कि GnRH एगनिस्ट इंजेक्शंस, जिसकी मदद से सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है एंड एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के साइज को भी कम किया जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा एंडोमेट्रियोसिस को सर्जिकली भी ट्रीट किया जा सकता है एंड सर्जरी यूजुअली लेप्रोस्कोपिकली ही की जाती है एंड जिसकी मदद से एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स एंड एंडोमेट्रियल सिस्ट एंड एडिशंस को रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड भी हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े हुए डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।